हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। राइट, तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसका पहले डेफिनेशन समझ के लेते हैं, उसके बाद में उसके फॉर्मूला पे आएंगे। तो डेविएशन और बेंडिंग ऑफ लाइट रे, डेविएशन और बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ while passing from one medium to another medium is called as refraction। क्या होता है रिफ्रैक्शन? डेविएशन और बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ while passing from one medium to another medium is called as रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे कितने मीडियम है? देखो, दो मीडियम। राइट, मान लो आपको बोला गया है कि दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। राइट, ये मान लेना एयर है, ये वाटर है, या वाटर एयर ग्लास कुछ भी हो सकता है, दो अलग अलग मीडियम है। एंड सपोज एक लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे दिस लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधा जानी चाहिए थी। ड्यू टू चेंज इन मीडियम क्या हो जाएगी? लाइट बेंड और डेविएट हो जाएगी। राइट, तो आइदर दिस रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सही है, and this phenomena is called as refraction of light। deviation or bending of light ray from their original path while passing from one medium to another, this phenomena is called as refraction of light। अभी ये towards the normal bend होगा या away from the normal bend होगा, ये completely depend करता है मीडियम के ऊपर कि मीडियम 1 कौन सा है, मीडियम 2 कौन सा है। उसके बाद आता है यहाँ पर, तो ये जो बेंडिंग हो रहा है, ये बेंडिंग किसकी वजह से हो रहा है? तो ये बेंडिंग होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे आता है? वैक्यूम में। कितना आता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आता है। अगर मीडियम चेंज करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा? चेंज होगा। उसके बाद अगर आपके पास दो मीडियम है, एक मान लेना रेयरर मीडियम एंड एक मान लो डेंसर मीडियम, एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम दिया है, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम दिया है। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे मिलेगा आपको? रेयरर मीडियम के अंदर। तो अगर आपने मीडियम चेंज किया तो होता है क्या? लाइट का स्पीड भी चेंज होता है। एंड लाइट का स्पीड चेंज होने के कारण वो लाइट क्या होती है? वहां पर बेंड होती है और डेविएट होती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। एंड उसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अगेन हमारे पास लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बट ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉ पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंडेक्स है, कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट क्या है? रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो पढ़ेंगे सबसे पहले। वो कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एक तो उसका सिंबल म्यू होता है, नहीं तो एन होता है। दोनों में से कोई भी जो चाहिए वो सिंबल उठा लो आप लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू और एन। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? उसका डेफिनेशन लिखता हूं मैं। म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। राइट, अगर हमारे पास दो मीडियम है, मान लो दोनों मीडियम में वेलोसिटी दिया है, फर्स्ट मीडियम में v1, सेकंड मीडियम में v2, तो म्यू क्या होगा? v1/v2। एज दिस इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी, सो दिस क्वांटिटी इज यूनिटलेस। कैसा क्वांटिटी है? यूनिटलेस है। अभी यूनिटलेस है मतलब क्या होगा? डायमेंशन लेस भी होगा। यूनिटलेस है मतलब क्या होगा? डायमेंशन लेस भी होगा। सही है। अभी ये म्यू का वैल्यू कितना होता है? नंबर कितना आएगा? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग म्यू का वैल्यू क्या होगा। मान लो फर्स्ट मीडियम एयर दिया है, सेकंड मीडियम वाटर दिया है, तो स्पीड ज्यादा कहाँ पे होगा? एयर में। तो एज v1 इज ग्रेटर देन v2 मतलब ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब म्यू इज ग्रेटर देन 1। इवन मान लो ये वाटर दिया, ये एयर दिया है, तो ये रेशियो क्या होगा? लेस देन 1, तो म्यू इज लेस देन 1 आएगा। अगर ये दोनों मीडियम सेम है तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या आता है देखो, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, राइट। ये तीनों पॉसिबिलिटी है। म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। म्यू किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। अलग अलग मीडियम के लिए म्यू का वैल्यू अलग अलग होता है, राइट। जैसे एयर के लिए म्यू का वैल्यू माना जाता है 1, वो बताता हूँ बाद में वो कैसे आता है एयर के लिए 1, राइट। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसी को कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। इसके बाद और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखते हो वो वाला क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों भी हमारे लिए काम क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो सेकंड पॉइंट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो उसको लिखा गया वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। न्यूमरेटर में क्या लिया हम लोगों ने, वैक्यूम, एंड डिनोमिनेटर में क्या लिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। देखो डेफिनेशन कैसा चेंज हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन कैसे चेंज हुआ। देखो इसके पहले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोगों ने क्या लिया था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बट यहाँ पर मीडियम 1 हम लोगों ने किसको माना है, वैक्यूम को। बाय डिफॉल्ट किसको माना जाएगा, वैक्यूम को। एंड सेकंड मीडियम कौन है, कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है। तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज इक्वल टू सी। एंड मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है v है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। एंड इट गिव्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, राइट। जिस मीडियम का स्पीड कितना है, v है। तो म्यू होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या उसका फॉर्मूला क्या है, c बाय v। अगेन इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 क्या आएगा। देखो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, c होता है। मान लो मैंने ये मीडियम माना वाटर, तो बड़ा बाय छोटा मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा, तो म्यू इज ग्रेटर देन 1। मान लो ये वाला मीडियम क्या है, वैक्यूम है, राइट। तो इसके लिए क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। मतलब म्यू का वैल्यू क्या होगा, एक तो ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि v का वैल्यू c से तो ज्यादा नहीं हो सकता। तो म्यू इज लेस देन 1, ये वाला केस नहीं आएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू कैन बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, बट रिलेटिव में तीनों पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर, इक्वल एंड लेस देन। तो म्यू इज इक्वल टू क्या है, c बाय v। अभी इसी को और एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखो कैसे, कि देखो हमें पता है अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे आता है, वैक्यूम में, राइट। वैक्यूम में कितना आता है स्पीड ऑफ लाइट, c आता है। तो इस स्पीड ऑफ लाइट को मैं कितने नंबर के साथ डिवाइड करूं सो दैट मुझे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम मिलेगा, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन क्या होता है, और एक इसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को मैं कितने फैक्टर के साथ डिवाइड करूं सो दैट मुझे वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम मिलेगा, राइट। तो ये डिवाइड करने वाला फैक्टर है, उसी को हम लोगों ने नाम क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी इसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, जैसे कि एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, फिक्स है, इसको याद रखो अच्छे से। बाद में आता है ग्लास के लिए इसका वैल्यू है 3/2 एंड वाटर के लिए इसका वैल्यू है 4/3। अगर ये वैल्यूज याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद भी नहीं रहा तो भी आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होता है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग, ये सारा दिमाग में फिट रहेगा। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1, ग्लास के लिए 3/2 एंड वाटर के लिए कितना आता है, 4/3 आता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमारे पास देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कंसेप्ट है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी का भी रिलेशन है हमारे पास। अभी अलग अलग रिलेशन देखेंगे हम लोग। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशंस, डिफरेंट रिलेशंस देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला रिलेशन देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन क्या है, देखो नंबर 1, एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी का रिलेशन। वी नो दैट, अच्छा मान लो आपके पास दो मीडियम है। चलो ये डायग्राम बनाता हूँ लेफ्ट में, सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन है, तो उसके लिए दो मीडियम चाहिए। मान लो ये वाला मीडियम 1 है,
ये वाला मीडियम 2 है, राइट। कंसिडर करो यहाँ से एक लाइट आ रही है और ये लाइट कहाँ पे जा रही है, मीडियम 2 में जा रही है, राइट। अभी वो पता नहीं रेयर कौन है डेंसर कौन है, हमें उतना पता नहीं है। देखो ये जो लाइट है, इस लाइट का वेलोसिटी होगा ना कुछ v1। मीडियम चेंज किया तो यहाँ पर भी उस लाइट का वेलोसिटी होगा कुछ ना कुछ v2 मान लो। अभी ये जो मीडियम 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, सही है। उसके बाद ये जो लाइट है उसका वेवलेंथ भी होगा λ1, इसका वेवलेंथ कितना है λ2। इवन यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी भी होगा, यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी भी होगा, सही है। तो 4 फैक्टर है, हमें 4 रिलेशन देखने हैं, एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है वेलोसिटी, एक है वेवलेंथ एंड एक है फ्रीक्वेंसी, सही है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एंड वेलोसिटी। नंबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी का रिलेशन। तो वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। तो अगर मैं मीडियम 1 के लिए देखूंगा तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 में कितना है, v1 है। अगर मैं मीडियम 2 के लिए देखूं तो मीडियम 2 के लिए μ2 कितना आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट इज v2 आ गया। अगर ये दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू c बाई v2 डिवाइडेड बाई c बाई v1। c कैंसल्स आउट, तो ये आएगा μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। तो ये है आपका फॉर्मूला, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 है, राइट। एंड अभी देखो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो इस फॉर्मूला से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, रेयरर का या डेंसर का। अभी देखो ये v1 एंड v2 है, मान लो v1 इज ग्रेटर देन v2 है, सपोज मैंने ऐसा कहा v1 इज ग्रेटर देन v2, मतलब ये रेयरर है, ये वाला डेंसर है, क्योंकि हमें पता है रेयरर में स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कंसीडर करो कि ये रेयरर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। एंड एज v1 इज ग्रेटर देन v2, तो ये रेशो भी क्या आएगा, रेशो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। इसका मीनिंग क्या है, μ2 विल बी ग्रेटर देन μ1 एंड μ2 मतलब कौन सा मीडियम है, डेंसर। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम, सही है। इसीलिए तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1 था। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 3/2 था। एंड वाटर का कितना था, 4/3 था। तो एज कंपेयर टू एयर ग्लास क्या है, डेंसर है, राइट। एज कंपेयर टू एयर वाटर क्या है, डेंसर है, राइट। तो यहां से पता चला कि μ2 बाई μ1 क्या होता है, v1 बाई v2 है। ये पहला रिलेशन हो गया, देखो पहला फॉर्मूला। एंड यहाँ से और एक पॉइंट पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज मोर एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, म्यू डेंसर इज ग्रेटर देन म्यू रेयरर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं, नंबर 2। अभी देखेंगे हम लोग वेलोसिटी एंड वेवलेंथ का रिलेशन क्या आता है। अभी हम लोग ने वेव चैप्टर में पढ़ा है, देखो कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा का रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। ये वाला स्टैंडर्ड फार्मूला है किसी भी वेव के लिए, राइट। तो जो फर्स्ट मीडियम है उसके अंदर वेलोसिटी v1, फ्रीक्वेंसी f1, वेवलेंथ λ1। सेकंड मीडियम क्या आएगा, f2 इंटू λ2। तो अगर इसका रेशो लोगे v2 बाई v1 इज इक्वल टू f2 λ2 बाई f1 λ1 आएगा। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जब भी आप लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो हमेशा वेलोसिटी चेंज होगा, कंपलसरी वेलोसिटी चेंज होगा। इवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, उसके साथ साथ वेवलेंथ भी चेंज होता है, बट दिस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं होता। एक पॉइंट कर लो, वहां पे पॉइंट लिखो मार्जिन के अंदर, ऊपर नोटबुक के अंदर, राइट, कि फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो सोर्स के ऊपर। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी यहां पर रहेगा, दैट इज f1 इज इक्वल टू f2। बहुत सारे, लगभग जितने भी CET लेवल के क्वेश्चन है ना इंडिया में, सब एक क्वेश्चन, सब एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है वेव के रिलेटेड जो मीडियम के ऊपर डिपेंड
नहीं होता वो क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। F1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, F2 रहेगा। तो ये दोनों कैंसिल होने वाला है, कैंसिल हो गया मतलब क्या आएगा, V2 बाई V1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। तो ये आ गया वेलोसिटी एंड लैम्डा का रिलेशन, सही है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था म्यू एंड वेलोसिटी का रिलेशन, अभी हम लोगों ने देखा v एंड लैम्डा का रिलेशन। तो अभी ये दोनों को कंबाइन करते हैं। चलो दोनों को कंबाइन किया जाए। ओके, ये आएगा μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू क्या था, v1 बाई v2 था, एंड इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा था v2 बाई v1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, मतलब ये v1 बाई v2 है, मतलब क्या आएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। एंड याद रखो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको सामने दिखाई दे रहे, बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन इससे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, सही है। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम का डिस्कशन करते हैं। मान लो आपको एक रेयर मीडियम दिया है, ये एक डेंसर मीडियम दिया है, सही है। अभी रेयर मीडियम का स्पीड एंड डेंसर मीडियम का स्पीड कंपेयर करेंगे तो रेयर, मान लेना मीडियम 1 इज अ रेयर मीडियम है, सपोज मीडियम 2 इज अ डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर देखो अगर इसको कंबाइनली हम लोग रिलेशन लिखेंगे, इसके कैसे कैसे रिलेशन आएंगे, सबसे पहले स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है, रेयर के अंदर, सही है। बाद में म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब क्या होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम, राइट। μ2 इज ग्रेटर देन μ1। उसके बाद v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, लैम्डा 2 होगा, मतलब रेयर मीडियम में लाइट का वेवलेंथ विल बी मोर एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम का वेवलेंथ। एंड फ्रीक्वेंसी तो हमेशा क्या रहेगा, देखो सेम रहेगा। आगे समझ में, राइट। तो रेयर में वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ज़्यादा होता है एंड डेंसर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अभी, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही यहाँ पर है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो कितने लॉज है हमारे पास रिफ्रैक्शन के, 2 लॉ है, राइट। दोनों भी डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से देखना। अभी यहाँ पर क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले देखो डायग्राम समझ के ले लो। मान लो आपको एक मीडियम दिया, एक बाउंड्री दिया, एक XY बाउंड्री दी है, इसके ऊपर एक मीडियम है, इसके नीचे एक मीडियम है। तो यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट मान लेना इंसिडेंट है, राइट। दिस इज योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अभी नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये आपका नॉर्मल है, राइट। बाद में रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, कंसिडर करो कि एयर है एंड ये वाटर है, क्या है, एयर एंड वाटर। तो रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इट मूव्स, किधर मूव करता है, टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट मूव्स टुवर्ड द नॉर्मल, और व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसके बाद में वो प्रूव भी कर दूंगा, राइट। चलो एक मीडियम दिया एयर, एक मीडियम दिया वाटर, तो ये जाएगा इधर, एक्चुअल में जाना चाहिए था इधर, अगर कुछ भी नहीं है तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, राइट। अभी थोड़ा सा हम लोग एंगल का डिस्कशन करेंगे। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। उसके बाद अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये डॉटेड लाइन पे जाना चाहिए था ओरिजिनल रे। तो ओरिजिनल रे कितना एंगल से डेविएट हो रहा है, तो डेल्टा एंगल से, और इसे क्या कहा जाता है, डेविएशन, राइट। ओके चलो, तो ये 3 एंगल है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। अभी आते हैं लॉ पे। सबसे पहला लॉ क्या कहता है, देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों रे जो है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये है आपका फर्स्ट लॉ, क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड है आपका स्नेल्स लॉ, सेकंड है आपका स्नेल
लॉ, पहले आपके जो बुक के अंदर दिया है, टेक्स्ट बुक के अंदर, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में और एक फॉर्म बताऊंगा इसका, दो फॉर्म है इसके। क्या कहता है देखो, स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, व्हाट इज टेक्स्ट बुक लैंग्वेज फॉर स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। एंड ये आता है, अगर इसको आप लोग, ये कांस्टेंट क्या आता है, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू आता है म्यू टू बाय म्यू वन, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये है आपका म्यू वन एंड ये है आपका म्यू टू। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो तुम्हें पता है ना, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू टू बाय म्यू वन आएगा, राइट। ये आपका बुक्स का फॉर्म है, राइट। बट इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कब, कि ये म्यू वन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसे तुम लोग मीडियम 1 मानोगे, किसे तुम लोग मीडियम 2 मानोगे। ये आगे जाके जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये वाला फॉर्म, राइट। तो ये भी फॉर्म पढ़ेंगे और एक फॉर्म है वो भी पढ़ेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। पहले इसका मीनिंग समझ के ले लो। ये साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, इसका क्या होता है, हर पैरामीटर का मीनिंग है। तो देखो ये आपका टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था, म्यू टू बाय म्यू वन है, सही है। अभी ये म्यू वन म्यू टू का, अच्छा आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो म्यू वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, मीडियम का ऐसा कौन सा मीडियम, 1 या 2, तो ऐसा मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट। क्या है म्यू वन, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट। मीडियम 1 नहीं, मीडियम 2 नहीं। म्यू टू क्या है, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम in which refracted ray is present। ये समझ के लेना, मीडियम 1 मीडियम 2 क्या है, हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए यहाँ पर। म्यू वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कौन सा मीडियम, जहां पर इंसिडेंट रे प्रेजेंट होता है। एंड म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट, सही है। तो ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। अगर ये डेफिनेशन में कंफर्टेबल हो तो ही ये फार्मूला का यूज करो, नहीं तो और एक फॉर्म है हमारे पास, वो फॉर्म क्या है देखो, स्नेल्स ने क्या कहा, फॉर अ मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए म्यू इनटू साइन ऑफ थीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। म्यू इनटू साइन ऑफ थीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अभी ये साइन ऑफ थीटा, ये म्यू क्या है, तो अभी देखो, चलो एक एग्जांपल ही लेते हैं हम लोग। मान लो ऐसा है, यहाँ पर एक मीडियम है म्यू वन, यहाँ पर एक मीडियम है म्यू टू, रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है एंड जा रहा है इधर, सही है। ऐसे मान लो ये वाला एंगल आ है, ये वाला एंगल क्या है, आर है। अभी हमारे पास दो मीडियम है, ऊपर एक मीडियम है, नीचे एक मीडियम है। तो मीडियम वन के लिए, चलो इसको नाम देता हूँ मीडियम वन, इसको नाम देता हूँ मीडियम टू। मीडियम वन के लिए देखो, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, एक मीडियम के लिए। मीडियम वन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू वन, राइट। बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल इंसिडेंट कितना बना रहे हैं नॉर्मल के साथ, आई, तो साइन आई इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। एंड मीडियम टू के लिए देखो तुम लोग, मीडियम टू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू टू है, तो ये आएगा म्यू टू इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना, आर, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों को कंपेयर करो, राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा। म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, तो म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अभी ये वाला फॉर्मूला देखो एंड ये वाला फॉर्मूला देखो, दोनों सेम है। यहाँ पर म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर है। आगे समझ में, मतलब उससे क्वेश्चन सॉल्व करो तो भी सेम आंसर मिलेगा, इससे भी सॉल्व करो तो भी सेम आंसर मिलेगा। अगर ये फॉर्म यूज करना है तो आपको ये म्यू वन म्यू टू का मीनिंग समझ के लेना पड़ेगा, वो अच्छे से रट लो, ये म्यू वन क्या है म्यू टू क्या है, नहीं तो ये इजियर वे रहेगा। देखो, राइट, फॉर अ गिवन मीडियम
प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड साइन ऑफ थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अभी हम लोग, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट पार्ट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, देखो ये आपका इंटरफेरिंग मीडियम, ये एक्स वाई बाउंड्री है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है, मान लो ये डेंसर, ये रेयर दिया, ये डेंसर दिया है। एक्चुअल में रे ऑफ लाइट इधर जाना चाहिए था, एंगल आई, ये वाला एंगल आर। एंगल मेड बाय emergent ray with refracted ray is called as angle of deviation। सही है। अभी ये एंगल I है तो ये भी एंगल क्या होगा, I ही होगा। सही है। तो देखो R प्लस डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, I माइनस R आएगा। क्या आएगा, I माइनस R आएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन सिंपल फार्मूला देखो क्या है, I माइनस R। रिफ्लेक्शन में देखो फार्मूला अलग था, यहाँ पर डेविएशन का भी फार्मूला क्या है, अलग है। राइट। तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम से इजीली तुम्हें समझ में आएगा कि डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर है। राइट। चलो कुछ इसके रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। राइट डाउन हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5-6 पॉइंट है। इंपॉर्टेंट points related to Snell's law और refraction of light। important points क्या है देखो, 1 by 1 देखना। Snell's law क्या है आपके पास, that is mu2 by mu1 is equal to sin I by sin R। डायग्राम मान लो ये आपका है रेयर मीडियम, ये है आपका डेंसर मीडियम। सही है। ये मान लो इसका रिफ्रैक्टिव, अभी इसका रिफ्रैक्टिव, ये एयर है, मान लो ये वाटर है। कंसिडर करो रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। सही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। जहाँ पे इंसिडेंट रे होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 माना जाएगा। एंड रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये एंगल I है, मुझे R निकालना है। तो देखो डेंसर रेयर में μ2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, μ1 होगा। राइट। तो अगर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो क्या आएगा, μ2 by μ1 इज इक्वल टू sin I by sin R। राइट। एज μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो ये रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। मतलब ये रेशियो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। दैट इज sin I डिवाइडेड बाय sin R इज ग्रेटर देन 1। मतलब sin I इज ग्रेटर देन sin R। इसका मीनिंग क्या है, I इज ग्रेटर देन क्या होगा, R होगा। राइट। इसका मीनिंग है व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रे ऑफ लाइट इधर जाएगा ऐसे, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा है। राइट। इसलिए डेफिनेशन क्या बनता है, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो एक्चुअल में यहाँ से आता है μ2 एंड μ1 के वैल्यू से। तो ये पहला पॉइंट है। देखो पहला पॉइंट क्या है, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं अभी हम लोग। ये आपका मीडियम, ये अगेन यहाँ पर रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। राइट। कंसीडर करो कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकला है एंड डेंसर टू रेयर जा रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो कितना है, I है। अभी जहाँ पे इंसिडेंट रे होता है उसे क्या माना जाएगा, μ1। एंड ये क्या है फिर μ2 होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर होगा। चलो बोलो फिर अभी क्या आएगा यहाँ पर, हाँ डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, रेयर का μ2। तो μ1 इज ग्रेटर देन क्या है यहाँ पर, μ2 है। तो बोलो फार्मूला क्या आता है, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू sin I बाय sin R। राइट। हाँ अभी देखो यहाँ पर μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, मतलब ये रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1। तो आपका जो ये लेस देन 1 है तो ये भी लेस देन 1 होगा। sin I डिवाइडेड बाय sin R इज लेस देन 1। तो sin I इज लेस देन sin R, मतलब I इज लेस देन क्या होगा, R होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से अगर ये ट्रू है तो ये रे ऑफ लाइट इधर जाना चाहिए, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, R आएगा।
तो डेफिनेशन क्या बनता है, whenever ray of light travels from denser to rarer, it moves away from the normal. It moves away from the normal. That is, angle of refraction is greater than angle of incidence. सही है. चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर. चलो अगेन एक कोई भी एक रेयर ले लो, कोई भी एक डेंसर ले लो. उस मीडियम के लिए सपोज ये वाला आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है. ये क्या है आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है. दिस रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, राइट. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0. इसका मीनिंग क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 होगा. इसका मीनिंग क्या है, ये वाला सॉरी ये वाला रे ऑफ लाइट आपका सीधा चला जाएगा, राइट. तो ये स्पेशल केस है. देखो फॉर दिस केस whenever ray of light is incident perpendicular to the boundary, then it passes without any deviation. angle of incidence 0 है, तो angle of refraction भी क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा. आ गया समझ में. चलो बहुत अच्छे. अभी थोड़ा सा हम लोग डेविएशन का बात करते हैं, राइट. इस पहले डायग्राम के लिए देखो, अभी ये इंटरेस्टिंग पार्ट है. रे ऑफ लाइट इधर जा रहा था बट डेविएट ऐसा हुआ ना, तो ये वाला एंगल कितना है आई. तो I इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, मतलब डेल्टा कितना आएगा यहाँ पर I माइनस आर आएगा, राइट. अभी इसके लिए देखो रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, राइट. तो अभी ये वाला इमर्जेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये वाला क्या होगा आपका डेविएशन होगा, राइट. तो अभी ये वाला एंगल I है, तो ये वाला एंगल क्या होगा I होगा. अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, I प्लस डेल्टा इज इक्वल टू R. तो मतलब डेल्टा कितना आएगा R माइनस I. अभी देखो यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, I माइनस आर. यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मूला क्या हुआ, R माइनस आई हुआ, सही है. इसीलिए जो डेविएशन का फॉर्मूला है ना, उसको ऐसे याद रखना, मॉड ऑफ I माइनस आर या मॉड ऑफ R माइनस आई, राइट. सिर्फ एक तो I माइनस आर होगा, R माइनस आई होगा. ये I माइनस आर माइनस क्यों हो रहा है, रे ऑफ लाइट जब भी रेयर टू डेंसर जाएगा I माइनस आर आएगा, डेंसर टू रेयर जाएगा तो क्या आएगा R माइनस आई आएगा, सही है. ओके चलो अभी जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में अगर डेविएशन पूछा गया तो डेविएशन कितना आएगा, I का वैल्यू 0 है, R का वैल्यू भी 0 है, तो डेविएशन भी कितना आएगा यहाँ पर 0 आएगा. आ गया. ओके चलो. तो अभी और एक केस बचा है, वो केस देखेंगे हम लोग. वो केस क्या है, देखो 3 केस हो गए, देखो इंपॉर्टेंट केसेस. सिर्फ आज के लेक्चर में हमें सिर्फ समझ के लेना है, जो भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस वगैरह है ना, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. केस नंबर 3. केस नंबर 3 में देखो क्या है, ये बोला गया ये एक मीडियम है, ये मान लो एयर है और ये भी एयर है, मान लो दोनों मीडियम क्या दिया है, सेम दिया है. दोनों मीडियम क्या है, सेम है. ये वाटर वाटर, ग्लास ग्लास, राइट, ऐसे दिया आपको. तो उस केस में क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पर इंसिडेंट है, राइट, तो वो रे ऑफ लाइट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन चला जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन, रुको थोड़ा अच्छा डायग्राम बना लेता हूँ, राइट. हाँ तो ये देखो, ये आपका सरफेस, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट है तो वो सीधा चला जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है ये आपका जो रिफ्रैक्शन इफेक्ट है, ये रिफ्रैक्शन इफेक्ट कब आता है पिक्चर में, जब आपके रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है. बट यहाँ पे दोनों मीडियम तो एक ही है ना, तो यहाँ पे कोई डेविएशन आने वाला है क्या, नहीं, सही है. तो देखो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये एंगल थीटा है मान लो, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, यहाँ पर थीटा होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. हालांकि रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन ये रे ऑफ लाइट सीधा चला जाएगा. कब, अगर ये दोनों मीडियम सेम नेचर के हैं, राइट. तो ये थे आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा आएगा, किस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा आएगा, राइट. तो सब थ्योरी अच्छे से नोट डाउन करना तुम लोग. इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सही है. मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू एवरीवन.